क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में जो फर्स्ट टाइम एक रिलेशन नोटिस किया गया था वो 1802 में किया था, और जिस पर्सन ने नोटिस किया था उनका नेम था जैन डोमेनिको रोमेंगोसी। जैन डोमेनिको रोमेंगोसी ने 1802 में फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इन दोनों के बीच में भी कोई रिलेशन है ये बात नोटिस की थी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि भाई क्या कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, और बात करेंगे कि बायोट-सेवर्ट लॉ क्या है। ये हमारी क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर जो यूनिट 3 है यानी चैप्टर 4 है उसकी फर्स्ट वीडियो, यानी चैप्टर 3 तक ऑलरेडी वीडियोज हमारे प्ले लिस्ट पर हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो दोस्त, जय हिंद जय भारत। हम अपने इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज हम क्लास 12th का यूनिट 3 यानी चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट लेक्चर है चैप्टर 3 पर, और चैप्टर 2 और चैप्टर 1 की ऑलरेडी वीडियो सारी आ चुकी हैं। पहले भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले अच्छे से उन वीडियोस को अच्छे से देख लो, उसके बाद चैप्टर 4 को कंटिन्यू करना। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले तो यही बात करेंगे कि नोटिस किसने किया था। वो जैसा कि मैंने बता दिया कि वो जैन नाम के थे, रोमेंगिसो करके थे, उन्होंने 1802 में ये चीज ऑब्जर्व की थी। ठीक है, तो अपन आगे आज पढ़ेंगे। ये हमारा क्लास 12th का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म यूनिट से चैप्टर 4 है, यानी मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले वही लिखा हुआ है कि इन 1802 में जैन डोमेनिको रोमेंगोसी ने पब्लिश किया था कि सजेशन दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड। ठीक है, ये हैं आपके जैन डोमेनिको रोमेंगोसी। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था 1802 में। आगे है कि 1820 में जाके, यानी लगभग 18 साल बाद 1820 में जाके हैंस क्रिश्चियन ऑस्टिड फाउंड दैट एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड अ मैग्नेटिक फील्ड एज इट फ्लो थ्रू अ वायर। यानी कि 1820 में हैंस क्रिश्चियन ऑस्टिड जो हैं इन्होंने ये चीज बताई कि जो करंट होता है वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, तो इसीलिए जो भी बात होती है ऑस्टिड के बारे में होती है। ठीक है, इनका नाम सिर्फ इतना है कि इन्होंने एक कनेक्शन देखा था, लेकिन जो मेन बात बताई थी वो हैंस ऑस्टिड ने नहीं बताई थी, इसलिए इन्हीं का नाम आता है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की जब भी बात आती है। ठीक है, कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात आती है कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड का ही कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमने अब तक पढ़ लिया, चैप्टर 3 जो थे वो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थे, यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इन दोनों में रिलेशन है। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म तो पता होता क्या है, उसके बाद रिलेशन करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नंबर 1, the space around a magnet within which its influence can be experienced is called magnetic field। यानी किसी भी चीज के आसपास उसका स्पेस, ना कि एरिया, पूरा का पूरा स्पेस, पूरे स्पेस में मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट के आसपास का जो भी स्पेस है, जो भी एरिया है, इस पूरे के एरिया में अगर इसकी फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है किसी दूसरी मैग्नेट को, तो हम कहेंगे इस मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। तो क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड एक स्पेस होता है। आगे, अब मैग्नेट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। तो जो आपकी मैग्नेट होती है वो अट्रैक्ट करती है जो आयरन, निकल और कोबाल्ट होते हैं, इनके स्मॉल पीसेस को, यानी इनके टुकड़ों को। ठीक है, आगे, however it is now known that all magnetic phenomena result from force between electric charges in motion। यानी कि अब हमें ये पता है कि जितने भी ये मैग्नेटिक फिनोमेनन दिखते हैं, जो भी मैग्नेटिक फोर्स लगती है वो लगती है चार्ज के मोशन में होने की वजह से। अब आपको याद होगा चार्ज का मोशन में होना ही इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो यानी चार्ज जब मूव करेगा, यानी चार्ज का मोशन होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करेगा, और चार्ज जब मोशन होगा तो मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस करेगा। तो आपको समझ आ रहा होगा, इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में रिलेशन बोला जाता है, क्योंकि दोनों का कनेक्शन चार्ज के मूव करने से है। क्लियर है, आगे, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड दैट इज अ वेक्टर एसोसिएट विद ईच पॉइंट इन स्पेस। यानी इन्होंने बोला जिस तरीके से आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि एक वेक्टर फील्ड है, उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर फील्ड है। वी यूज द सिंबल बी वेक्टर फॉर अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड के लिए बी वेक्टर सिंबल यूज किया जाता है। जहां पर बी वेक्टर होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करते थे हम, ई वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए बी वेक्टर। यहां तक बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, वीडियो पॉज करो और नोट कर लो। ठीक है, यहां तक क्लियर है मेरे भाई। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड तो समझ आ गया, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को डोट किससे करते हैं वो भी क्लियर हो गया, बी वेक्टर से, और मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर फील्ड है। अब हम पढ़ेंगे बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ क्या है, तो देखो बायोट-सेवर्ट लॉ हमें यह बताता है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है या कह लो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, यानी हमें मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना बताता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या है वो तो क्लियर हो गया था, लेकिन किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करके बताएगा बायोट-सेवर्ट लॉ। स्टार्ट करते हैं। एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट एलिमेंट विच इज नोन एज बायोट-सेवर्ट लॉ। यानी बायोट-सेवर्ट लॉ क्या है, बायोट-सेवर्ट लॉ एक ऐसा लॉ है जो कि हमें एक एक्सप्रेशन देगा, एक्सप्रेशन मतलब एक फॉर्मूला देगा, एक्सप्रेशन देगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट कैरिंग एलिमेंट। ठीक है, तो ध्यान से समझते हैं। मान लो कि कोई एक करंट कैरिंग वायर है, क्लियर है, इनफाइनाइट वायर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया डीएल, इसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया डीएल, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है।
क्लियर है? अब इस छोटे से पार्ट डीएल की वजह से किसी आर डिस्टेंस पर, किसी आर डिस्टेंस मान लो पॉइंट पी है, यहां मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है जो कि बी वेक्टर है, ठीक है। स्मॉल डीएल एलिमेंट की वजह से, स्मॉल डीएल करंट एलिमेंट की वजह से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, उस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की बात होगी और हम कैलकुलेट करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। क्लियर है? अब हमें इसमें हेल्प कौन करेगा? बायोट-सावर्ट लॉ करेगा। अब कैसे करेगा वो पढ़ते हैं। कंसीडर अ करंट एलिमेंट डीएल, हमने कंसीडर कर लिया करंट एलिमेंट डीएल, ये एक वेक्टर है। वेक्टर कैसे है भाई? प्रॉपर एक लेंथ की डायरेक्शन है कि हाँ भाई इस डायरेक्शन की तरफ बात हो रही है, तो डीएल वेक्टर ले लिया ऑफ अ कंडक्टर एक्स वाई कैरिंग अ करंट आई, ठीक है। एक्स वाई एक कोई भी वायर है जिसके अंदर डीएल एलिमेंट लिया, करंट फ्लो कर रहा है आई। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बोला है लेट पी बी द पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड डी बी ड्यू टू द करंट एलिमेंट डीएल इज टू बी कैलकुलेटेड। यानी ये कह रहे हैं कि मान लो ये आपका कोई एक वायर है, यहां बना लेता हूं, ये आपका कोई वायर है, यहां आपने स्मॉल एलिमेंट लिया डीएल, आपने स्मॉल एलिमेंट लिया डीएल, इस डीएल एलिमेंट से कुछ दूरी पर पॉइंट पी पर आपने मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड है डीबी, यानी अब छोटा सा करंट एलिमेंट है तो मान के चलना है पॉइंट पी पर छोटा सा ही मैग्नेटिक फील्ड होगा या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, जिसे बोलना है डीबी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी रिलेटिव टू एलिमेंट डीएल बी आर। ये कह रहे हैं जो पॉइंट पी है, यानी कि जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हो करंट एलिमेंट से, उसका पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं, यानी इसकी पोजीशन क्या है। अब मान लो आर डिस्टेंस पर है तो उन्होंने बोल दिया आर वेक्टर उसकी पोजीशन वेक्टर हो गया वो, ठीक है, क्योंकि आप जिस पॉइंट पर निकाल रहे हो आपको पोजीशन तो पता होनी चाहिए करंट एलिमेंट से, तो मान लिया उसकी पोजीशन है आर वेक्टर, तो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या सिंपल समझ आ गया? पोजीशन वेक्टर, जो क्या बता रहा है? उस पॉइंट की पोजीशन बता रहा है जो कि करंट एलिमेंट से कितना दूर है, यानी कि जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। इन्होंने कहा कि डीएल और आर के बीच में एंगल थीटा मान लिया, डीएल यानी कि ये और आर बोले तो ये, इसके बीच का एंगल थीटा मान लिया, क्योंकि इस पर डिपेंड करेगा ना। अब मान लो डीएल ये है और आर इधर हो गया तो भाई एंगल चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अब आर ऊपर है तो एंगल कम है, तो डीएल और आर के बीच का एंगल की भी बात होगी यहाँ पे, तो वो मान लिया थीटा। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है। अकॉर्डिंग टू द बायोट-सावर्ट लॉ द मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड डीबी इज, तो ये कह रहे हैं कि बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा पॉइंट बी पर, यानी जैसे हमने डीबी माना है उसके बारे में बोला। नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई थ्रू द कंडक्टर, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो आपके कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है उसके, यानी अगर इस वाले वायर के अंदर करंट ज्यादा तो पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा। तो पहला तो कंक्लूजन निकला डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी आई ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, आई कम मैग्नेटिक फील्ड कम। नंबर 1, ठीक है। नोट करना, नोट कर लो, वीडियो पॉज करके फिर आगे बढ़ूंगा। यहां तक क्लियर है मेरे भाई? नोट कर लिया? यानी पहला पॉइंट निकला है करंट पर डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। आगे देखेंगे किस किस पे और डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट। अब आपने जो करंट एलिमेंट लिया है, जो आपने ये करंट एलिमेंट लिया है जैसे कि डीएल बोला है और आर वेक्टर पॉइंट पी पर ये डीबी है, तो कह रहा है करंट एलिमेंट के लेंथ पे भी डिपेंड करेगा। करंट एलिमेंट का जो लेंथ है, यानी जो आपने पार्ट लिया है वो ज्यादा लिया है कम लिया है, तो डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, यानी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा, यानी जो ये थीटा था ना एंगल बिटवीन द डीएल एंड आर, इसके साइन की वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक निकल आया डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, यानी तीन चीजें हो गई, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट यानी कि डीएल जो उसका लेंथ है, और डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, यानी कि जो एंगल बिटवीन द डीएल एंड आर है उसके साइन की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डीबी की, अगर वो ज्यादा तो डीबी ज्यादा, वो कम तो डीबी कम। नेक्स्ट, फोर्थ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आर ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द करंट एलिमेंट, यानी कि करंट एलिमेंट से पॉइंट पी कितना दूर है इस बात पर भी पॉइंट पी का मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा। अगर पॉइंट पी करंट एलिमेंट डीएल से ज्यादा दूर है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी डीबी। अगर आपके करंट एलिमेंट से पॉइंट पी का डिस्टेंस कम है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी यानी कि डीबी। तो यहां से कंक्लूजन निकला डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी r जितना ज्यादा, डिस्टेंस जितना ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम, डिस्टेंस जितना कम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा, मींस डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r²। सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। कंबाइनिंग ऑल दीज 4 फैक्टर्स, अभी जो 4 फैक्टर पड़े कि डीबी करंट पर डिपेंड कर रहा है, डीबी करंट एलिमेंट पर डिपेंड कर रहा है, डीबी हमारा साइन थीटा पर डिपेंड कर रहा है, डीबी हमारा डिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, इन सबको कंबाइन कर दो, ठीक है। उससे पहले वीडियो पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे बढ़ता हूं। ठीक है, नोट कर लिया। अब जैसे हम इन चारों को कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करते ही हमें मिल जाएगा डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो वही डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के आ गया, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डीएल के लेंथ के आ गया, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा के आ गया, लेकिन आर स्क्वायर के इनवर्सली था इसलिए डिवाइड में, तो डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। और मेरे भाई हम सब जानते हैं
कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाएगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको बोला जाएगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। वो तो फिजिक्स के अंदर जनरल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो dB इक्वल्स टू निकल के आया k इक्वल्स टू, वो तो बाग पास तो वही है, I dl sin थीटा बाई r स्क्वायर, यानी जो k है वो है आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्यों आया? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया। ठीक है, तो dB इक्वल्स टू k I dl sin थीटा बाई r स्क्वायर। Okay, the proportionality constant K depend on the medium between the observation point P and the current element and the system of unit chosen for free space and in SI unit। यानी इन्होंने बोला जो वैल्यू होगी K की वो किस किस पर डिपेंड करेगी? नंबर 1 मीडियम पर, कि किस मीडियम के अंदर करंट एलिमेंट है और वो पॉइंट है जिस पर की मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, यानी किस मीडियम में है, और आपका जो करंट एलिमेंट है उसकी सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, यानी कि जो यूनिट्स लेंगे, करंट किस यूनिट में है, लेंथ किस यूनिट में, इस पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, आगे तो k इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यानी जो एक k आया ना कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो k इक्वल टू कितना है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्या है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यानी अगर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो k की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7, यानी k की वैल्यू अगर यहां पुट करनी होगी तो कितनी पुट करोगे? 10 टू द पावर -7, और यूनिट लिख दिया टेस्ला मीटर पर एम्पियर या फिर वेबर पर मीटर पर एम्पियर। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, म्यू नॉट इसकी वैल्यू। अब ये कैसा है टेस्ला, ये तो आपको पता होगा, नहीं तो देखो निकाल दो। किसकी निकालनी है? k की निकालनी है। तो क्या करूंगा, सबको इधर ले आओ। कैसे निकलती है ऐसा यूनिट? तो dB यहीं लिखा रहने दो, r को भी इधर ले आओ r स्क्वायर डिवाइडेड बाई I को इधर ले आओ, dl को इधर ले आओ, साइन थीटा को इधर ले आओ। हालांकि साइन थीटा तो कोई यूनिट नहीं है, कोई काम का है नहीं। इक्वल्स टू k। हमें किसी की यूनिट निकालनी होती तो हम क्या करते थे? जितनी भी क्वांटिटी सबको अपनी साइड में रखते जाओ। नंबर 1 टेस्ला, करंट उसकी मैग्नेटिक फील्ड की W टेस्ला। आगे r स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर होगा, लेकिन नीचे का dl है मीटर, तो मीटर से एक मीटर स्क्वायर कट जाएगा तो टेस्ला मीटर। नीचे क्या है? एम्पियर। नीचे है करंट तो नीचे से ऊपर पहुंचेगा तो पर एम्पियर। तो जो आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आया यानी कि k आया, उसकी जो यूनिट है वो क्या है? टेस्ला मीटर पर एम्पियर या वेबर पर मीटर पर एम्पियर। क्लियर है मेरे भाई? आगे हियर म्यू नॉट इज द कांस्टेंट कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। जो ये म्यू नॉट है जो कि k के फॉर्मूले में आ रहा है म्यू नॉट, वो है आपका परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब होता है कि कितना वो स्पेस जो है वो अलाउ करेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड कहीं से पास करेगा। अब जब मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगे किसी भी मीडियम से, तो वो डिपेंड करेगा इस मीडियम पे को कितनी मैग्नेटिक फील्ड को स्प्रेड कर रहा है, या ऐसे करो कितनी मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ कर रहा है पास होने के लिए। तो ये डिपेंड करता है परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस, यानी जो भी उस मीडियम की परमिएबिलिटी होगी। अगर स्पेस है तो स्पेस की परमिएबिलिटी, वैक्यूम है तो वैक्यूम की परमिएबिलिटी, और कोई भी मीडियम है तो मीडियम की परमिएबिलिटी। यानी ये देखा जाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अलाउ की जाएंगी उस मीडियम में से पास होने के लिए। तो यहां तक बिल्कुल क्लियर है? वीडियो पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे बढ़ता हूं। ठीक है मेरे भाई, नोट कर लिया। अब आगे बात आती है कि सो द बायोट-सैवर्ट लॉ इन एसआई यूनिट में भी एक्सप्रेस्ड एज, यानी कि इन्होंने कहा बाकी सारी चीजों को ऐसे यूनिट में ही ले लो जो भी है, तो हम कह सकते हैं dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा बाई r स्क्वायर। सिंपल, क्योंकि dB इक्वल टू क्या निकला था मेरा? k I dl sin थीटा बाई r स्क्वायर निकला था। अब मैंने k की वैल्यू पुट कर दी म्यू नॉट बाई 4 पाई, तो जैसे ही मैंने k की वैल्यू पुट की म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो मुझे एक एक्सप्रेशन मिल गया dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा बाई r स्क्वायर। इस फॉर्मूले का क्या मीनिंग है, इस एक्सप्रेशन का क्या मीनिंग है, फील करते हैं। देखो dB वो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है उस करंट एलिमेंट I dl की वजह से, जो कि r दूरी पर रखा गया है और उनके बीच का एंगल थीटा है, और जिस स्पेस में रखा है उसकी परमिएबिलिटी म्यू नॉट है, और 4 पाई तो कांस्टेंट ही है। तो कहानी समझ में आई ना कि dB वो मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंट P पर, किसकी वजह से? I dl की वजह से। कितनी दूरी पर? r स्क्वायर यानी r दूरी पर, और किस एंगल पर? जो dl के बीच हो थीटा, और किस स्पेस में? उसका आ गया म्यू नॉट। तो ये उसका मीनिंग है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगा इसमें पुट करते ही। यानी ये तो बात होगी मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द करंट एलिमेंट। अब बोला है वी कैन राइट द वेव इक्वेशन एज, हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इन्होंने ऐसे कैसे लिख दिया, ध्यान से समझना कि dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 बाई I dl r sin थीटा बाई r क्यूब। सिंपल, कुछ नहीं किया, r का ऊपर कर दो मल्टीप्लाई r का नीचे कर दो, क्योंकि ये तो अलाउ होता है मैथ्स में, r से r कट जाएगा वापस वही आ जाएगा। तो अपनी मर्जी से जितना मल्टीप्लाई किया उतना डिवाइड कर दो, एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता मैथ्स के अकॉर्डिंग। तो जैसे ही मैंने ऐसा किया तो ऊपर बन गया I dl r sin थीटा, नीचे बन गया r क्यूब। कोई दिक्कत किसी को? तो आगे बोल रहा है एज द डायरेक्शन ऑफ dB इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ dl एंड r, सो फ्रॉम द वेव इक्वेशन वी कैन गेट द वेक्टर फॉर्म ऑफ द बायोट-सैवर्ट लॉ। यानी ये बोल रहे हैं कि जो इसकी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की किसी भी पॉइंट पर, वो कितनी होगी? वो कह रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। इस बात को ध्यान से समझना। हमने राइट हैंड थंब रूल लगाया था। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता था? इमेजिन करो इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, थंब को एडजस्ट करो, तो जो आपकी कर्ल्ड फिंगर होती हैं वो बताती थी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, अब ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना। ये ऐसे है, एक पॉइंट यहां ले रहा हूं, एक पॉइंट यहां ले रहा हूं। अब बहुत ध्यान से समझना। अब एक बात बताओ, जब कोई बंदा ऐसे होल्ड करेगा, थंब ऊपर करंट ऊपर है, अब देखो इधर साइड में क्या हो रहा है, ये उंगली कह रही है मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है,
ये उंगली क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है, यानी इस करंट एलिमेंट के सेट जितने भी पॉइंट है सबका मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ। अब ये ऐसे जा रही हैं, यानी जब इधर घूम के ऐसे जाएगा, तो जब ऐसे जाएगा तो इस पॉइंट पर सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, आपकी तरफ, ठीक है, क्योंकि देखो ना ऐसे करके है, तो इस पॉइंट पर तो मेरी तरफ, और जैसे घूम के इधर आ गया तो अब ये आपकी तरफ, अब ये आपकी तरफ, तो इस साइड वाले सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड इधर और इधर वाले सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड इधर। तो ध्यान से समझना क्या ये इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं, फील करो, करंट एलिमेंट है, पॉइंट पी है और इस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड कितना इधर, तो क्या इसके ये परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो वही बात बोली है कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो डीएल और आर के परपेंडिकुलर होता है, यानी देखो डीएल ये था करंट एलिमेंट, आर एक दूरी पॉइंट हो गया ये, तो एक लाइन बन गई। अब ये पॉइंट है, इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मेरी तरफ है, अभी भी निकाला। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है मेरी तरफ और करंट एलिमेंट और आर के बीच का डिस्टेंस है ये, एक डिस्टेंस है ये, मैग्नेटिक फील्ड है इधर, क्या है, परपेंडिकुलर। बिल्कुल क्लियर है, तो वही बात बोली गई है। तो इन्होंने बोला है कि हम इस वाली बायोट-सैवर्ट लॉ को जो हमने भी निकाला है कैसे हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो अब मैं इसी चीज को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखाऊंगा। वीडियो पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे बढ़ता हूं। नोट कर लिया भाई, ठीक है। तो अब आगे बात आती है इसे वेक्टर फॉर्म में लिखने का, तो db वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई dl वेक्टर आर वेक्टर बाई आर क्यूब, कैसे लिख दिया वही देखो, db इक्वल्स टू क्या था, db इक्वल्स टू था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा, आई dl sin थीटा, और फिर क्या था नीचे आर स्क्वायर, ये था। अब एक बात बताओ, इन्होंने अभी अभी आर ऊपर भी कर दिया था और आर नीचे भी कर दिया था, तो आर क्यूब बन गया था। अब यहाँ पे ध्यान से समझना कि क्या क्या चीज आपकी वेक्टर में थी। मैंने शुरू में एक चीज बोली थी कि देखो ये करंट एलिमेंट है डीएल, ये भी वेक्टर में था, और जो आर डिस्टेंस था पॉइंट पी पे वो भी वेक्टर में ही था, क्योंकि पोजीशन वेक्टर था, तो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर। तो देखो ध्यान से, डीएल आर साइन थीटा, डीएल आर साइन थीटा, तो आपको याद है कि ए बी कॉस थीटा क्या होता था, ए बी कॉस थीटा वेक्टर जब पढ़े थे, ए डॉट बी वेक्टर फॉर्म, और ए बी साइन थीटा क्या होता था, ए बी साइन थीटा होता था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो क्या मैं डीएल और आर, डीएल आर साइन थीटा, डीएल आर साइन थीटा को क्या मैं डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लिख सकता हूं, तो लिख दो डीएल आर साइन थीटा को, तो डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, तो साइन थीटा उड़ गया, बचा कौन, आई और म्यू नॉट। तो देखो ये रहा म्यू नॉट और आई, तो म्यू नॉट आई और डीएल साइन थीटा आर जो है वो चेंज हो गया डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर में। वेरी गुड, नीचे बचा 4 पाई आर क्यूब, नीचे बचा 4 पाई आर क्यूब, हो गया वेक्टर फॉर्म में। तो क्लियर है कि डीबी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाई आर क्यूब, यानी ये वेक्टर फॉर्म हो गया। हमने यहाँ डायरेक्शंस भी लगा दी। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। तो वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे लिखो। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, क्वांटिटी निकालनी है, अमाउंट निकालना है, तो इससे पहले वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि ये वाला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, या आइडियल साइन थीटा आर बाई आर क्यूब, ये चॉइस है। ऊपर एक आर बढ़ाओगे तो नीचे आर अपने आप बढ़ जाएगा। क्लियर है। तो डायरेक्शन ऑफ डीबी इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डीएल क्रॉस आर वेक्टर, इट इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। यानी अब आपको याद है ए क्रॉस बी में जो डायरेक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती है उस प्लेन के, जिस प्लेन पर ये डीएल और आर वेक्टर क्रॉस होते हैं। पढ़ा है ना कि जो ये क्रॉस वेक्टर होता है जितना भी ए और बी, तो इस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होती है, या तो इनवर्ड या आउटवर्ड। प्लेन की या तो इनवर्ड होती है, आउटवर्ड होती है। कब? जब डीएल आर वेक्टर होता है, यानी कि जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो कैसे भी कह लो, या तो ऐसे कह लो कि पहले हमने देख लिया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिस प्लेन के अंदर करंट एलिमेंट और आर वेक्टर है, इसीलिए क्रॉस आया। या अब पढ़ लो कि अगर क्रॉस आ चुका है डीएल वेक्टर आर वेक्टर का, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिस प्लेन में डीएल और आर दोनों वेक्टर है। अब खुद देख लो, डीएल और आर इस प्लेन में है, इस बोर्ड पर, तो करंट जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगी वो कहां होगी, या तो अपवर्ड या इनवर्ड, इस प्लेन पर अगर है डीएल और आर वेक्टर है। तो वही बोला डायरेक्शन ऑफ डीबी इज कैलकुलेटेड बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। तो डायरेक्शन कैसे बता सकते हो, राइट हैंड स्क्रू रूल सेम काम करता है राइट हैंड थंब रूल की तरह। स्क्रू रूल क्या कहता है, इधर घुमाओ स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा, तो समझ जाओ करंट वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अंदर है, और ऐसे घुमाओ स्क्रू को बाहर की तरफ आता है, समझ जाना इधर है। तो अपने अकॉर्डिंग दे लो, ए क्रॉस भी इधर करो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ए क्रॉस भी इधर करो मैग्नेटिक फील्ड या जो भी फील्ड है वो बाहर। तो राइट हैंड थंब रूल लगा लो, चाहे राइट हैंड स्क्रू रूल लगा लो। मुझे राइट हैंड थंब रूल सही लगता है, इसलिए मैंने राइट हैंड थंब रूल से आपको समझाया था। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। तो ये आपका यूनिट 3 का आज पहला लेक्चर था मैग्नेटिज्म का। अब हम सीक्वेंस में सारे टॉपिक्स कवर करते जाएंगे। क्लियर है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ समझ आ गया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।